हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं मैथ्स का पहला चैप्टर और ये पार्ट 4 है इस चैप्टर का। इस वीडियो में हम बहुत कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि सेट्स के रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं और आपको इसको क्या आपका मोटिव होना चाहिए इसको सॉल्व करने का, क्या टेक्निक आपको अप्लाई करना है इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। ठीक है, सो शुरू करते हैं फिर। नाउ लेट्स प्रूव दैट। अब हम प्रूव वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, लेट्स प्रूव दैट। चलिए प्रूव करते हैं कि जैसे कि अगर मैं कहूँ कि क्या कहा जा सकता है। हाँ, अगर मैं ऐसा कहूँ कि a माइनस a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a माइनस b के बराबर होता है, यह आपको प्रूफ करना है कि कैसे हुआ। तो अब कैसे प्रूफ करोगे इसको? हाउ कैन यू प्रूव इट? तो इसको प्रूफ करने का तरीका ये है कि मान लेते हैं पहले हमने LHS लिया। ठीक है, LHS में क्या है? a माइनस a इंटरसेक्शन b। मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था कि a माइनस कुछ भी हो, ठीक है, अगर समथिंग माइनस समथिंग है तो उसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि x इंटरसेक्शन, ठीक है, x इंटरसेक्शन फिर लास्ट वाला जो है मतलब माइनस जो है वो इंटरसेक्शन हो जाएगा और जो बाद वाला है उसके ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें वैसा ही दिख रहा है, यहाँ पर हमें माइनस दिख रहा है, तो हम इस माइनस को चेंज कर देते हैं इसमें इंटरसेक्शन में और बाद में जो रहेगा उसका हम कॉम्प्लीमेंट बना देंगे। तो देखो a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। ओके, अच्छा, नाउ हम क्या करेंगे? हम अभी डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करेंगे। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है कि a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट होता है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन, ये इंटरसेक्शन हो जाएगा यूनियन फिर b कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने ये लिखा a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, अब हम यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसा होता है। ये रहा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, इसका हम अभी यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। सो लेट अस यूज़ इट। तो ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट, फिर यहाँ पर यूनियन है तो यूनियन लगेगा, फिर वापस से a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब याद करो थोड़ा सा, अब थोड़ा सा देखो a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो हमें पता है कि a कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस a। ठीक है, हाँ, और a तो a है, तो a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू कितना होता है? ये होता है 5। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं 1 2 3 4 5 है और अपने पास एक सेट A है जिसमें आपका 1 2 है। ठीक है, तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? A कॉम्प्लीमेंट होगा A वाले जितने भी एलिमेंट्स है उसको U से हटा दो, मतलब 3 4 5। ठीक है, 3 4 5 और A हमारा 1,2 था। अब अगर हम A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं दिखता है, मतलब ये होगा एम्प्टी सेट, मतलब 5। सो A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 5, ये याद रखना है। तो ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, यूनियन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि क्या करना होता है। ठीक है, क्या करना होता है ये आपको मैं बताता हूँ।
इसके लिए एक ट्रिक ऐसा है कि यहाँ पर जो सेट है और यहाँ पर जो सेट है, इनमें से आपको देखना है कि किस में एलिमेंट्स ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर अपना क्या है, 5 है, मतलब यहाँ पर 0 एलिमेंट्स हैं। और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर नॉट 0 एलिमेंट्स है, मतलब 0 के बराबर एलिमेंट्स नहीं है, मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं कहूँ कि किस में एलिमेंट्स ज़्यादा है तो तुम बोलोगे कि यहाँ पर एलिमेंट्स ज़्यादा है। तो ऐसे केस में जब यूनियन होता है तो जिस सेट के पास ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं उसी को हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसी को हम सिलेक्ट करते हैं। मतलब फाई यूनियन ए और यू कैन से इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा आपका ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, समझ में आया। हाँ, तो ये आपको थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ कि अगर मैंने सपोज़ एक सेट ए लिया, ठीक है, यूनियन किया सेट बी के साथ, ठीक है, अगर सेट ए में लेस एलिमेंट्स हैं, मतलब यू कैन से छोटा सा सेट है, और बी एलिमेंट में अगर ज़्यादा एलिमेंट्स हुआ, मोर एलिमेंट्स, मतलब यू कैन से लार्जर सेट, तब इन दोनों का यूनियन क्या होता है, इन दोनों का यूनियन होता है बी के बराबर। समझ में आया। तो जब भी यूनियन होगा तब जिस सेट के पास ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे उसी का वैल्यू के बराबर हमें वैल्यू मिलेगा, आंसर, ठीक है। इसके लिए एक कंडीशन चाहिए होगा। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि ए मस्ट बी ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट होना ज़रूरी है ये वाला कंडीशन अप्लाई करने के लिए, ठीक है। ये मैंने आई गेस लिखवा दिया था, मैंने इसको लिखवाया था। मैं थोड़ा सा रिकैप करता हूँ, देखता हूँ कहाँ गया, देखता हूँ मैंने लिखवाया था भाई, ऐसे मुझे याद आ रहा था, थोड़ा मुझे याद आ रहा है। खैर छोड़ो, तो मैं भी लिख देता हूँ, ठीक है, मैं अभी लिख देता हूँ, ओके। तो अगर A इज़ ए सबसेट ऑफ B, देन जब भी हम इन दोनों सेट को हम यूनियन करेंगे, ठीक है, जब भी हम इन दोनों को यूनियन करेंगे तो जिस सेट के पास ज़्यादा एलिमेंट्स होगा उसी के बराबर का वैल्यू हमें आंसर में मिलेगा, ठीक है। तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है स्मॉल सेट, मतलब इसमें कम एलिमेंट्स होंगे, और लार्ज सेट मतलब इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो जब भी एक स्मॉल सेट और लार्ज सेट के बीच में यूनियन होगा तो जो लार्ज सेट है उसी के बराबर का वैल्यू हमें आंसर मिलेगा। लेकिन अगर हम इसी केस को थोड़ा सा उल्टा तरीके से देखें, मतलब इंटरसेक्शन के तरीके से देखें, तब हमें आंसर मिलेगा ए के बराबर, समझे। तो सेम कंडीशन है, ये हमारा स्मॉल सेट है, मतलब इसमें लेस नंबर ऑफ हमारे एलिमेंट्स हैं, और बी जो है हमारा लार्ज सेट है, मतलब इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। तो जब बड़े और छोटे का यूनियन होता है तो बड़ा सिलेक्ट होता है, और जब बड़े और छोटे का इंटरसेक्शन होता है, कॉमन पॉइंट्स निकालना होता है, तो छोटा वाला सिलेक्ट होता है, मतलब ए के बराबर आंसर आएगा। और अगर हम ए और बी के बीच में डिफरेंस करें तो हमें 5 मिलेगा, मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, सब पूरा सेट खाली होगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ जैसे कि ए हो गया एक सेट 1 2 3, ठीक है, और बी हो गया एक और सेट जिसमें है 1 2 3 और 4, तो आई कैन से दैट ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है भाई। अच्छा, अब ए माइनस बी मतलब क्या? ए माइनस बी का मतलब होगा कि बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको तुमको ए वाले सेट से हटाना है। तो 1 है 1 हटा दो, 2 है 2 हटा दो, 3 है 3 हटा दो, तो बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब 5 बचेगा। समझ में आया? क्लियर हुआ बातें? तो ये बातें याद रखना, ठीक है, ये 3 बातें याद रखना
ठीक है, यहाँ से तुमको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मतलब ये तुमको हेल्प करेगा सिंपली, ये एक ट्रिक की तरह तुम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा बेसिक सा ये नॉलेज आपको याद रखना है कि बड़े और छोटे में यूनियन होगा तो बड़ा सिलेक्ट होगा, बड़े और छोटे में इंटरसेक्शन होगा तो छोटा सिलेक्ट होगा, और इनके बीच में डिफरेंस होगा तो कुछ भी नहीं आएगा, मतलब फाई आएगा। ठीक है, तो सिमिलर केस में यहाँ पर फाई क्या है, छोटा सेट है बिकॉज इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, और वही ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में कुछ ना कुछ एलिमेंट ज़रूर होगा, एक ना होगा ना, एक तो होगा। तो उसमें बड़ा सेट कौन है, बड़ा सेट यहाँ पर आपका ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। तो बड़े और छोटे में जब भी यूनियन होता है तो बड़ा वाला सिलेक्ट होता है, तो बड़ा वाला सिलेक्ट होगा। अब हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए माइनस बी के बराबर है। मैंने इसको लिखवाया है यहाँ पर, देखो ये रहा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। मैंने इसको आई गेस वेन डायग्राम के मदद से भी मैंने इसको बताया था, हाँ मैंने वेन डायग्राम के मदद से भी मैंने इसको बताया था आपको। ठीक है, अच्छा तो आ गया ना RHS के बराबर। RHS क्या था, RHS था ए माइनस बी, आ गया ए माइनस बी। समझ में आया, मज़ा आ रहा है, ओके। तो ये बातें आपको याद रखनी है और भी प्रैक्टिस करेंगे हम थोड़ा थोड़ा। ठीक है, बिकॉज हम NCERT की एक्सरसाइज भी करने वाले हैं, तो मैं इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस करवाना, मतलब मैं ज़्यादा क्वेश्चंस करवाना नहीं चाहता, बिकॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वैसे भी मैं करवाने वाला ही हूँ। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाता ही हूँ, लेकिन यूज़लेस क्वेश्चंस में नहीं करवाता। ठीक है, जो मतलब एकदम फालतू क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, वो मैं नहीं करवाता। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर तुमको प्रूफ करना हो कि प्रूफ दैट, अगर तुम्हें कोई बोले कि भाई इसको प्रूफ करो, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है ए माइनस बी का इंटरसेक्शन विद बी इक्वल्स टू 5। ठीक है, इसका वैल्यू 5 के बराबर है, बताना है तुमको, प्रूफ करना है। ओके ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। LHS देख लेते हैं इसका। LHS क्या है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी। ओके, इसको 5 के बराबर हमें दिखाना है। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ए माइनस बी को लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट के अंदर, फिर यहाँ पर बी। फिर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करेंगे तो ये होगा ए, फिर यहाँ पर इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में, फिर यहाँ पर भी इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन फिर से ए, सॉरी फिर से बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसके साथ इसका हुआ, फिर ये वाला साइन बैठा, फिर इसके साथ इसका हुआ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सिंपल। ओके, फिर आ जाओ भाई साहब, अब क्या करें, देखो अब ए इंटरसेक्शन भी तो हमें नहीं पता, इसको ऐसे ही रखो जैसा है। अब बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी क्या होता है, हमने देखा था कि ए कॉम्प्लीमेंट और ए का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं होता, 5 होता है, नो कॉमन पॉइंट। तो इसका भी सेम, नो कॉमन पॉइंट, इसका भी 5 होगा। अब फिर से वही, बड़ा सेट कौन है, ये बड़ा सेट है, ये 5 मतलब क्या, कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसमें 0 एलिमेंट है, इसमें 1 एलिमेंट है। ठीक है ना, तो बड़ा सेट कौन है, बड़ा सेट है अपना, कौन है बताओ, बड़ा सेट अपना ए है। और जब भी छोटा और बड़े का इंटरसेक्शन होता है तो छोटा सिलेक्ट होता है, मतलब कौन सिलेक्ट होगा, 5 सिलेक्ट होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये RHS के बराबर हमारा आ जाता है। समझ में आया, मज़ा आया, समझ में आया। ठीक है, बड़े और छोटे में यूनियन होगा, बड़ा सिलेक्ट होगा, बड़े और छोटे में इंटरसेक्शन होगा तो छोटा सिलेक्ट होगा। ओके, अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे। लेट्स सी क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। जैसे कि अगर मैं ये करवाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन आई गेस कि थोड़ा अच्छा खासा क्वेश्चन मुझे लगता है। ठीक है, खैर देखते हैं कैसा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन ये है कि ए माइनस, अच्छा प्रूफ का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रूफ का क्वेश्चन है, प्रूफ का क्वेश्चन है कि ए माइनस
बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए माइनस बी का इंटरसेक्शन, ए माइनस बी का इंटरसेक्शन विथ ए माइनस सी। ये करके दिखाओ, ठीक है। ये ट्राई करके देखो कि होता है या नहीं। अगर नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमेशा होगा पहली बार में, ओके। प्रैक्टिस और पेशेंस दोनों चाहिए होता है, नहीं तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपका जो इंटरेस्ट है वो नहीं रहेगा, वो बरकरार नहीं रहेगा, ओके। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था कि माइनस अगर देखने को मिलता है हमें कहीं भी, तो हमें क्या करना है, इसको हमें, अच्छा LHS लिख देता हूँ मैं सबसे पहले, ठीक है। LHS में है हमारा ए माइनस बी यूनियन सी, ओके ओके ओके। माइनस दिख गया, इसको इंटरसेक्शन में चेंज करो और बाकी लास्ट वाला जो है उसको हमें कॉम्प्लीमेंट बना देना है। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है ना। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है भाई, बहुत आसान है। डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यूनियन वाला इंटरसेक्शन हो जाएगा, ये फिर से कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, बन गया ब्रैकेट के अंदर। फिर हम यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करो भाई, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, फिर इंटरसेक्शन का साइन, फिर ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए माइनस बी के बराबर है। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट ए माइनस सी के बराबर है, तो चेंज कर दो, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। देखो भाई हमने तो वही किया था, ठीक है। हमने तो वही किया था, माइनस दिखा था, हमने इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट बना दिया। अब इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी है तो हम इसको माइनस बना सकते हैं, ठीक है भाई। हो गया प्रूफ, मज़ा आया, आई होप मज़ा आया होगा, ठीक है, इजी लगा होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते 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 तुम्हारा ये जो यू कैन से फ्लूइडिटी बनेगा, मतलब फ्लुएंट हो जाएगा तुम्हारा। जब तुम्हारे हाथ अपने आप चलने शुरू हो जाएंगे कि तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन को कैसे करना है, अपने आप तुम्हारा जो हाथ है वो चलता जाएगा और क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको प्रैक्टिस के माध्यम से आपको लाना है, ठीक है भाई। अच्छा, अब कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस भी है, ठीक है, जो मैं करवाना चाहता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन ये है कि अगर गिवन है ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, देन प्रूव दैट सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी, ठीक है। सेट ए इक्वल्स टू सेट बी, ये वाले क्वेश्चन बहुत यू कैन से कॉमन क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में भी आ जाता है, स्कूल के एग्ज़ाम्स में भी आ जाता है, ठीक है। बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है बहुत लोगों का, तो इसको मैं सॉल्व करवा के देता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी आपस में बराबर है, तो हमें प्रूफ करना है सेट ए और सेट बी आपस में इक्वल है, ठीक है। अब जब भी ऐसा लिखा आएगा कि सेट ए और सेट बी इक्वल है या फिर कोई भी दोनों सेट इक्वल है, ये प्रूफ करना है, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, मतलब एक ऐसा थॉट आना चाहिए कि ये सेट आपस में इक्वल कब होंगे, जब ए बन जाएगा बी का सबसेट और बी बन जाएगा ए का सबसेट। ये दोनों कंडीशंस अगर हम किसी तरह ला सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, तो हम इजीली बता सकते हैं कि ए और बी आपस में इक्वल सेट है। बिकॉज इक्वल सेट होने के लिए एक दूसरे का सबसेट होना ज़रूरी है। तो याद रखें, दोनों सेट्स को अगर इक्वल करना है तो इन दोनों को अपने ईच अदर का सबसेट बनाना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जैसे कि हमें अभी ये बताना है कि A इज़ ए सबसेट ऑफ B, ठीक है। हम अभी ये प्रूफ करेंगे कि A जो है वो B का सबसेट है, और ये कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसको प्रूफ करने का तरीका ये है कि तुमको मान लेना है कि X जो है वो एक एलिमेंट है सेट A का, ठीक है। तुमको मान लेना है कि जो X है वो सेट A का कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट है। तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि सेट A में अगर X बिलोंग करता है, मतलब सेट A का अगर एलिमेंट X है, तो अगर मैं A और B का यूनियन करूँ तब भी मुझे X दिखेगा उस वाले सेट में, जिस सेट में हमने A और B का यूनियन किया है, जो सेट बना है यूनियन करने के बाद, उसी सेट में हमें फिर से X दिखेगा।
ऑब्वियसली बात है, अगर मैं मान लेता हूँ कि एक सेट ए है जिसमें सपोज़ एक्स है, फिर 1 2 3 करके कुछ है, ठीक है, और बी है जिसमें यू कैन से सपोज कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स भी कह सकते हो, सपोज 4 5 है, 6 है, या फिर 3 कह सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो देखो जब मैं ए, अच्छा देखो, अब देखो x बिलोंग्स टू ए, बिकॉज एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू का साइन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हाँ, अब जब हम ए यूनियन बी करेंगे मतलब सबको हम लाएंगे, सबको इकट्ठा करना है, कोई भी यू कैन से लेफ्ट आउट नहीं होगा, तो सबको लाओ, एक्स भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी, 5 भी, 6 भी आ जाएगा। तो देखो ए यूनियन बी वाले सेट में भी तुमको फिर से एक्स देखने को मिल रहा है, सो वी कैन राइट एक्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ए यूनियन बी ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पर भी एक्स इस सेट का एलिमेंट है, तो मैंने इसको बताया ऐसे, ठीक है। अब अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करता हूँ तब भी मुझे क्या मिलेगा, तब भी मुझे देखने को मिलेगा कि एक्स जो है उस सेट में आ रहा है, ठीक है। कैसे, तो सपोज़ मान लेते हैं एक्स का कुछ वैल्यू है, ठीक है, एक्स का वैल्यू सपोज 1 ही मान लेते हैं, तो सेट लिया ए, उसमें है 1 2 3, और सेट बी लिया, उसमें है 1 3 4, ठीक है। तो इनका अगर मैं करता हूँ यूनियन इंटरसेक्शन, तो कॉमन वाले सिर्फ आ पाएंगे, तो कॉमन 1 है 1 आएगा, कॉमन 3 है 3 आएगा, और 1 क्या था भाई, 1 तो अपना x था, तो ए इंटरसेक्शन बी वाले सेट में भी हमें x देखने को मिल रहा है, जो हमें ए यूनियन बी वाले सेट में भी देखने को मिला था, ठीक है। तो अगर ये ऐसा आ जाता है, ठीक है, अगर ऐसा कंडीशंस देखने को मिल जाता है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि x जो है वो सेट ए को भी बिलोंग करता है, और x जो है वो सेट बी को भी बिलोंग करता है। अब तुम तो समझोगे कि हाँ भाई ये तो समझ में आ गया कि सेट ए में भी x था, 1 था, और सेट बी में भी 1 था, ठीक है। और ये कैसे प्रूफ हुआ, बिकॉज अगर सेट बी में 1 नहीं होता तो ए यूनियन बी, मतलब जब हम कॉमन चीज़ों को ढूंढ रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, तब वहाँ पर x नहीं होता, लेकिन वहाँ पर x है, मतलब क्या कि b में भी वो एलिमेंट है जो a में भी था, है ना। तभी तो इनका मैंने जब कॉमन पॉइंट निकालने की कोशिश की, मतलब यूनियन किया, तब उसमें भी मुझे x मिला, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं ऐसा कह सकता हूँ कि x जो है, मतलब जो 1 है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, वो सेट a में भी था और सेट b में भी था, और जब हमने सेट ए और बी का यूनियन किया उसमें 1 था और बाकी कुछ एलिमेंट्स थे, और जब हमने यूनियन किया तब भी उसमें 1 तो था ही और बाकी कुछ एलिमेंट्स थे। सिंपल फंडा है, ठीक है। और अगर ये प्रूफ हो गया कि x जो है वो a में भी है b में भी है, तो समझ जाओ कि a जो है वो बन जाएगा सबसेट ऑफ b, बिकॉज हमें पता है सबसेट कब होता है, सबसेट तभी होता है जब a का कोई एलिमेंट b के जो एलिमेंट्स है वो a में प्रेजेंट हो। तो b में जो 1 था वो a में भी प्रेजेंट था, तो हम कह सकते हैं कि a इज़ ए सबसेट ऑफ b, सिंपल। तो फ्रॉम हियर वी कैन प्रूव दैट a इज़ ए सबसेट ऑफ b, ठीक है। ये हमने प्रूफ कर दिया है, सिंपल मैथमेटिक्स का यूज़ करके, दिमाग का यूज़ करके, सिंपल। अब हम प्रूफ करने वाले हैं कि b इज़ ऑल्सो ए सबसेट ऑफ a। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो, देखते जाओ। सपोज़ लेट, अब मैंने कुछ और लिया, y ले लिया, सपोज़ कि y बिलोंग्स टू b ले लेता हूँ, ठीक है। मतलब y कुछ ऐसा एलिमेंट है जो सेट b में है। सपोज़ एग्जांपल के तौर पर देखें तो सपोज़ b वाले सेट में सपोज़ एक एलिमेंट y है, सपोज़ y का वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ, तो 1 2 3 4 का कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, फिर एक और सेट ले लेता हूँ मैं a, जो कि जिसमें है सपोज़ 1 2 4 1 2 5 1 2 5 6, ओके, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, ठीक है भाई। हाँ, तो जब मैंने b और a का यूनियन किया, मतलब सबको एक साथ इकट्ठा किया, तो मुझे मिलेगा 1 2 3 4 5 और 6, और
टू जो था वो कौन था, टू तो हमने वाई को लेट किया था कि वाई की वैल्यू टू मान लेते हैं। तो जब हमने ए और बी का यूनियन किया तब उसमें हमारा वाई जो था वो एज ए एलिमेंट वहाँ पर प्रेजेंट था। तो इम्प्लाइज वाई इज़ एन एलिमेंट और यू कैन से इट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। और अगर वाई को हमने फिर से देखा जब हमने ए इंटरसेक्शन बी किया तब भी अगर हमें वाई दिखता है, तो फिर से वही एग्जांपल लेता हूँ, 1 2 3 4 1 2 4 6। तो जब हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन पॉइंट्स है 1 और कॉमन पॉइंट्स है 2। तो ए इंटरसेक्शन बी वाले सेट में भी हमें 2 दिख रहा है, 2 हमने वाई लेट किया था, ठीक है ना, वाई को हमने 2 लेट किया था। हाँ, तो अगर ऐसा देखने को मिल जाए तो समझ जाना पड़ेगा कि बी में भी 2 था और ए में भी 2 था, नहीं तो इंटरसेक्शन करने के बाद 2 यहाँ पर इस वाले सेट में नहीं आता। अगर बी में नहीं होता तो कॉमन में नहीं आता, लेकिन क्योंकि बी में भी है तो कॉमन में आ गया, कॉमन वाले सेट में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं ऐसा कह सकता हूँ, ठीक है ना, यहाँ से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो y है वो सेट ए में भी था और सेट बी में भी था, ठीक है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और फिर इसको कहने से ही मैं ऐसा कह सकता हूँ कि देयरफॉर बी इज़ ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए। क्यों? बिकॉज बी ए में जो एलिमेंट्स थे वही एलिमेंट्स बी में भी हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको तुम इक्वेशन 1 मान लो, इसको तुम इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है, इनको तुम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लो। मानने के बाद हम करते हैं क्या, हम लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आई कैन राइट और वी कैन राइट कि सेट ए और सेट बी आपस में इक्वल सेट हैं, बिकॉज ए दोनों एक दूसरे के सबसेट्स हैं, ओके। ये आपस में एक दोनों के सबसेट्स हैं, तो मतलब ये ए और बी होगा, इक्वल सेट होगा, ठीक है भाई। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बोलूँ कि एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और एक सेट है जिसमें है 1 2 5 6, तब मैं कहूँगा कि ए इज़ बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है, बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए। लेकिन अगर मुझे कहना है कि ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, तब मैं क्या करूँगा, तब ए में जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए वो बी के साथ बराबर होने चाहिए, मतलब एकदम इक्वल होने चाहिए, एकदम सेम होने चाहिए, तभी मैं कह पाऊँगा कि ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी। तो इस पर ज़्यादा दिमाग घिसकाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं इस चैप्टर से, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। सो लेट्स मूव टू सम न्यू क्वेश्चंस, ठीक है। अभी यहाँ से भाई यूनियन ऑपरेशंस ऑन सेट्स तो मैंने बहुत कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा तो दिए हैं। अब मैं थोड़ा सा रिवाइंड करता हूँ, ठीक है, थोड़े पीछे के टॉपिक्स पे मैं थोड़ा चलता हूँ जहाँ पर मैंने आपको ऑपरेशंस से पहले जो जितने भी टॉपिक्स थे, ठीक है, सेट के रिलेटेड, उसको मैं थोड़ा सा आपको रिवाइंड करवाता हूँ, ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा रिवाइंड करवाता हूँ। चलिए फिर, तो सपोज एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, और यू कैन से कौन सा एक एलिमेंट है, ठीक है, which of these is a set, ओके, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि शो दैट
फाई को हम गोल्डन रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत लोग इसको फ़ी भी बोलते हैं, फ़ी। कोई बात नहीं, जैसा मर्ज़ी वैसा बोलो भाई, अपने को तो भाई एक ही सिंबल ही है, ठीक है ना। इसके बाद एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट ज़ीरो है और एक नंबर है ज़ीरो, आर ऑल डिफरेंट, ये आपको बताना है। बताओ कैसे ये तीनों चीज़ें आपस में डिफरेंट है, बता सकते हो? ट्राई करो बताने का, ठीक है। एक दो पॉइंट्स अगर बोल भी देते हो तो शाबाश भाई, ठीक है। अपने आप पर कॉन्फिडेंट, अपने आप पर प्राउड फील करो कि तुमने कुछ आंसर तुमने दिया है, मतलब तुमको समझ में आया है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। अगर आप पूरा आंसर दे पा रहे हो मतलब भल्ले भल्ले भाई, तुम भाई टॉप करोगे भाई, मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट अभी से स्ट्रांग हो चुका है। तो आपको पता है कि ये जो है ये है फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट, राइट। हाँ, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। और ये जो आपको सेट दिख रहा है इसमें एक एलिमेंट है, ठीक है। और एक एलिमेंट रहने वाले सेट को हम क्या कहते हैं? सिंगल टन सेट कहते हैं, ठीक है। सिंगल टन सेट कहते हैं, ठीक है। अब बहुत लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो यहाँ पर लिखेंगे कि नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। वो तो लिखोगे ही नॉन एम्प्टी सेट, लेकिन तुमको स्पेसिफिकली मेंशन करना है कि नॉन एम्प्टी सेट में भी ब्रैकेट में अगर आप इसको ऐसे लिखोगे कि सिंगल टन सेट, फिर ब्रैकेट में लिखोगे कि नॉन एम्प्टी सेट, तब तो और भी बढ़िया हो जाएगा, तब और भी बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। ये और भी बढ़िया आंसर आपका हो जाएगा कि सिंगल टन सेट है मतलब क्या? नॉन एम्प्टी सेट है मतलब इसमें एक एलिमेंट है एटलीस्ट, ठीक है। एग्जैक्टली एक एलिमेंट है, एग्जैक्टली एक एलिमेंट। और वो एलिमेंट कौन है? ज़ीरो है, शून्य है, ठीक है। और जो ज़ीरो है वो एक एलिमेंट नहीं है, सॉरी ये एक सेट नहीं है, बिकॉज सेट होने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स का होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं है तो वो सेट नहीं है, ओके। अच्छा, इट इज़ नॉट ए सेट। तो ये हो गया इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर अगर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस, अगर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है तो देखता हूँ कि क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। और लेट्स सी क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। चलो एक रैंडम क्वेश्चन मैं बना के देता हूँ। अरे लैग क्यों कर रहा है पता नहीं, बहुत दिनों से लैग कर रहा है ये। तो अगर मैं एक सेट लेता हूँ P जिसमें एलिमेंट्स है 1 से लेकर 9 तक या फिर 8 तक, ओके। और and n represents any element of the set, any element of set P, okay, then write, or you can say find, अच्छा फाइंड नहीं भाई, राइट ही लिखो। देन राइट द सेट्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, है ना। क्वेश्चन क्या क्या है भाई? पहला क्वेश्चन ये है कि n belongs to set P and n square also belongs to set P, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तुम पहले करके मुझे बताओ क्या होगा इसका आंसर। तुमको एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें वो सारे एलिमेंट्स होंगे, n क्या है? एनी एलिमेंट ऑफ द सेट P, वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो कि सेट P में होंगे। साथ ही साथ एक और कंडीशन ये है कि अगर तुम उस एलिमेंट का स्क्वायर करोगे तब भी वो तुमको उसी P सेट में मिल जाएंगे। तो इसका सेट बनाना पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बना देता हूँ इसको रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। ठीक है, इसको मैं सेट का नाम दे देता हूँ सपोज़ A, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स ढूंढो जिनको तुम्हें अगर तुम स्क्वायर भी करते हो तो वो उन्हीं सेट का पार्ट रहेंगे। तो अगर मैं 1 चूज़ करता हूँ, 1 भी एक एलिमेंट है,
तो 1 का स्क्वायर करते हुए मुझे 1 मिलेगा जो कि सेट के अंदर ही है, तो इसका आंसर होगा 1। फिर देखो 2 क्या है, इसी सेट का एलिमेंट है, लेकिन 2 का स्क्वायर करो 4 आता है। 4 क्या इसी सेट का एलिमेंट है, हाँ जी, तो 2 आ जाएगा। फिर 3 आ गया, 3 इसी सेट का एलिमेंट है, लेकिन 3 का स्क्वायर करो जो कि होता है 9, जो कि इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो 1 और 2 ही सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, समझ में आया? समझ में आया क्या? अब ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि n बिलोंग्स टू p लेकिन n स्क्वायर डजन बिलोंग्स टू p, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तब इसका आंसर थोड़ा सा बदल जाएगा। ओके ओके, तब आपको 3 से लेकर 8 तक एक सेट बना लेना है, वही होगा इसका आंसर, अगर इसमें नॉट बिलोंग्स टू होगा। ओके, क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से आ सकता है भाई, कोई गारंटी नहीं कि क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। ओके, तब आपको सोच समझ के इसके उत्तर आपको करने पड़ेंगे। रोमन 2, n + 2 = 6 and n belongs to set y, सॉरी सेट p। ठीक है, बताओ इसका सेट कैसा बनेगा कि n जो है वो इसी एलिमेंट का कोई ना कोई, इसी सेट का कोई एलिमेंट है जिसको प्लस करने के बाद तुमको 6 मिल रहा है, और वो जो n का वैल्यू है वो इसी सेट से लिया जाएगा, मतलब लिया जा रहा है, मतलब इसी सेट का एलिमेंट है। और आंसर इज़ वेरी वेरी इजी। तो n में कौन सा वैल्यू देने के बाद हमें 6 मिलेगा, ऑब्वियसली 4, तो 4 इसी सेट का पार्ट है, मतलब इसी सेट का एलिमेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेट बी मान लें तो उसको इसका आंसर हो जाएगा 4। सिंपल। इसके बाद सपोज क्वेश्चन ऐसा है कि ए का जो वैल्यू है वो 4 से छोटा है और ए का वैल्यू सेट पी के मतलब एलिमेंट है, एन होगा ये, एन ओके, एन जो है वो उसका वैल्यू 4 से छोटा है और वो इसी सेट का एक एलिमेंट है, तो इसका सेट क्या बनेगा, बहुत आसान है, बताओ। ठीक है, तो n का वैल्यू 3 से छोटा और इसी सेट का पार्ट मतलब क्या होगा, मतलब 1 2 3 हो जाएगा आपका सेट, बिकॉज इस सेट में n का जो वैल्यू है, एलिमेंट का जो वैल्यू है वो 4 से छोटा है, 1 2 3 4 से छोटा है, और 1 2 3 जो है वो सेट p का ही क्या है, एलिमेंट्स है। देखो 1 2 3 इसमें है, इस सेट में है, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी करवाता हूँ बिकॉज कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा बूस्ट होने के लिए। एक क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, करवा रहा हूँ इसको। ठीक है, क्वेश्चन को आप एक बार वीडियो को पॉज करके करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है कि 2 फाइनाइट सेट है m और n, जिनके अंदर m और n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, और पहले सेट का जो नंबर ऑफ सबसेट्स हैं जिसका फॉर्मूला 2n है, और इज़ 56 मोर देन द सबसेट्स ऑफ द सेकेंड सेट, मतलब सेकेंड सेट के जितने सबसेट्स हैं उससे 56 ज़्यादा सबसेट्स किसके हैं, फर्स्ट सेट का है। हमें अभी m और n का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले गिवन है कार्डिनल नंबर ऑफ, सपोज पहला सेट, फर्स्ट सेट, cardinal number of first set is m and cardinal number of second set is n। ठीक है, cardinal number मतलब number of elements। ओके, now according to the question इसके number of subsets कितने होंगे। ठीक है, इस सेट का number of subsets कितने होंगे फॉर्मूला के अनुसार। ठीक है, 2m हो जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, m है, और इसका कितना हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएगा 2n। ठीक है, अब यही गिवन है क्वेश्चन में कि पहले वाले सेट का मतलब फर्स्ट सेट, मतलब अच्छा, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, तो पहले सेट का जो सबसेट है कितने हैं, 2m। सो लिखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
2m जो है, ठीक है, द सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज़ 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकेंड सेट। तो ये जो वैल्यू है ये सेकेंड सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स से 56 ज़्यादा है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। समझ में आया क्या? अब इसको ले जाते हैं इस तरफ तो माइनस आ जाएगा, इक्वल्स टू 56। 56 को मैं लिख सकता हूँ 2⁸ इंटू 7, ठीक है, बिकॉज 56 मतलब 7 इंटू 8 और 8 को 2⁵, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, देखो 2m माइनस 2n, 7 को मैं लिखूँगा 2³ माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1 मतलब 7। फिर यहाँ से मैं क्या करूँगा 2m माइनस 2n इक्वल्स टू 2³ इंटू 2³। तो इंटू जब होता है तो क्या हो जाता है, पावर प्लस हो जाता है, मतलब 2⁶ हो जाएगा। 2⁶ माइनस 2³ इंटू 1 तो 2³ ही होता है। फिर देखो इसका फॉर्मेट और इसका फॉर्मेट जो है बराबर का है, तो अब हम बोथ साइड कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो देखने को मिलेगा 2m इक्वल्स टू 2⁶ और 2n इक्वल्स टू माइनस 2, ठीक है, माइनस 2n इक्वल्स टू माइनस 2³। तो माइनस माइनस हट जाएगा। तो यहाँ से हमें पता है कि बेस सेम होने से पावर्स भी सेम हो जाता है ना, बेस सेम होने से पावर सेम हो जाता है। तो m इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। सेम केस यहाँ पर भी है, बेस सेम है तो पावर्स भी सेम हो जाएंगे। ये लो भाई, आपका आंसर तैयार है। m का वैल्यू 6 और n का वैल्यू 3 होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते और भी आगे बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चंस थोड़े हम जो पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी उनको हम थोड़ा सा और भी ज़्यादा यू कैन से फिर से हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर रहे हैं, बिकॉज ये जो सेट है, सेट वाले क्वेश्चंस मैंने करवाया नहीं ज़्यादा, ठीक है, लेकिन अब मैं करवा रहा हूँ जिससे कि यू कैन से एक और बार रिवीजन टाइप हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि सपोज़ मेरे पास एक सेट है, ठीक है, एक 5 सेट है, मतलब नल सेट है। सपोज आई हैव ए नल सेट, सो हाउ मेनी एलिमेंट्स डज पावर सेट ऑफ 5 हैव। इसका आंसर क्या होगा, सोच समझ कर थोड़ा सा बताओ कि, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या हो सकता है। मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए आपको इसको करने के लिए। देखो हमें पता है जो 5 है वो भी एक सेट ही है ना, हाँ, लेकिन इसमें एलिमेंट्स कितने हैं भाई? अरे कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो 5 का तो भाई कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो कोई एलिमेंट नहीं है तो इसका सबसेट्स हम पहले निकालते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? कोई एलिमेंट नहीं है तो n का वैल्यू 0 मतलब 1, ठीक है। तो इसका एक ही सबसेट है और वो ये खुद है, ठीक है, ये खुद अपने सेट का ही सबसेट है, ठीक है, ये खुद का ही सबसेट है, सिंपल सी बात है और कुछ नहीं, ठीक है। तो पावर सेट मतलब क्या, एक सेट के जितने भी सबसेट्स होंगे उनका सेट। तो सबसेट्स कितने हैं? एक है। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? पावर सेट्स में कितने एलिमेंट होंगे? मैंने एक फॉर्मूला दिया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको हम कार्डिनल नंबर लिखेंगे, ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ 5 इक्वल्स टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ 5, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ 5 मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं भाई? 1। तो 5 का अगर मैं पावर सेट करता हूँ मतलब इसके सबसेट्स का कलेक्शन करता हूँ तो उस कलेक्शन में कितने एलिमेंट्स होंगे? ओनली 1। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। मज़ा आ रहा है कि बताओ? थोड़ा सा क्रिएटिव क्वेश्चन था, ठीक है ना भाई। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चंस करने का
आप मतलब अपने अंदर थोड़ा सा यू कैन से इंटरेस्ट होना चाहिए भाई। एक क्वेश्चन है कि अगर एक सेट है ए जिसमें सपोज़ एलिमेंट से कुछ ऐसे ए कॉमा फिर कर्ली ब्रैकेट फिर कर्ली ब्रैकेट फिर कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो हमारा ये एक सेट है, ये हमारा एक सेट बन गया है जिसमें एलिमेंट से ए और सेट बी, ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ फाइंड द पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट क्या होगा, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ रे बाबा। चलो देखो, सबसे पहले इसके सबसेट्स कितने होंगे, 4 होंगे, बिकॉज 2 एलिमेंट्स है, सो 2 स्क्वायर मीन्स 4। सो पहले लिखो सबसेट्स क्या होंगे इसके, सबसेट्स ऑफ ए क्या क्या होगा, बहुत सरल है। पहला तो ए होगा, फिर बी होगा, लेकिन इस बार डबल टाइम्स हमें कर्ली ब्रैकेट देना पड़ेगा, बिकॉज रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि ये जो कर्ली ब्रैकेट के साथ आपको बी दिख रहा है ये यहाँ पर एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। और मैंने आपको बताया था कि एक एलिमेंट को सेट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके इर्द गिर्द हमें कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ता है। तो इट डजेंट मैटर कि उसके पास पहले से कर्ली ब्रैकेट था, हमें फिर से एक और कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तब जाके ये सेट बनेगा। क्लियर बात है। और क्या है, फाई तो है ही भाई, फाई को मैं कैसे भूल सकता हूँ, और वो खुद अपना सबसेट है, मतलब ए कॉमा ये बन गया, ठीक है ना, बन गया। तो 4 सबसेट्स हैं, अब इन्हीं 4 सबसेट्स का मैं एक सेट बना देता हूँ, वही हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए। सो पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा इन्हीं सबसेट्स का यू कैन से एक सेट। रुको भाई लोग, अब सेट बनाने के लिए फिर से कर्ली ब्रैकेट दीजिए इसके आसपास, हो गया आपका पावर सेट बन गया। तो सेट बनाने के लिए हमेशा याद रखें कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करिए, पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए, है ना। चलिए, सो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि कैसे क्या हो रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपके आंखों के सामने है, आई नो बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन करवाया है, ठीक है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। बस मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है, ठीक है। देखो देखो कहाँ है, तो आपके लिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, देखो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके साथ, 3,4 इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, क्या ये ट्रू है या फॉल्स, बताओ। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो 3 और 4 ब्रैकेट में है, कर्ली ब्रैकेट में, ये इस सेट का एलिमेंट की तरह एक्ट कर रहा है, और एलिमेंट के साथ हमेशा बिलोंग्स टू वाला साइन लगता है, ना कि प्रॉपर सबसेट या फिर सबसेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है, ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है। नाउ 3,4 ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में, और ये बिलोंग्स टू ए, दिस इज़ ट्रू, ओके, दिस इज़ ट्रू, ये सही बात है, ओ सॉरी, ये ट्रू है। अब अगर मुझे इसको प्रॉपर सबसेट बताना है तो मुझे इसको और एक बार हमें कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, बिकॉज अभी तो फ़िलहाल ये क्या है, एलिमेंट है, और एलिमेंट को सेट बनाने के लिए हमें कर्ली ब्रैकेट्स लगाना पड़ता है ना। तो ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू। 1 बिलोंग्स टू ए, देखो 1 के साथ कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं है, तो मतलब ये क्या है, एक एलिमेंट का यू कैन से एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके लिए इसके साथ बिलोंग्स टू साइन लगेगा, ये ट्रू है। लेकिन अगर हम देखें तो इसके साथ प्रॉपर सबसेट वाला साइन लगाया गया है, लेकिन कर्ली ब्रैकेट नहीं है, मतलब ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है, समझ आया। फिर 1, 2 और 5 जो है वो प्रॉपर सबसेट है ए का, यस इज ट्रू, ठीक है, 1, 2, 5 प्रॉपर सबसेट है, ये ट्रू है, इसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज कर्ली ब्रैकेट भी है, तो कोई शक वाली कोई बात ही नहीं है, ये ट्रू है। 1, 2, 5 कर्ली ब्रैकेट है, फिर और बिलोंग्स टू साइन भी लगाया गया है, नहीं होगा, बिकॉज कर्ली ब्रैकेट लगाते ही ये सेट बन जाएगा, और सेट के साथ बिलोंग्स टू साइन नहीं चलता, तो ये फॉल्स है।
फिर 1 2 और 3 इज ए सबसेट ऑफ ए, ये गलत है बिकॉज 3 यहाँ पर अकेला नहीं है, 3 के साथ 4 भी है। तो अगर हमें मेंशन करना है तो हम इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 1 2 फिर ब्रैकेट के अंदर 3 4 फिर एक और ब्रैकेट देना पड़ेगा जिससे कि सेट हो जाएगा। फिर मैं लिख सकता हूँ इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर 1 2 और 3 जो है वो अकेला नहीं है भाई, 3 4 के साथ है, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फाई बिलोंग्स टू ए, ये गलत है, फाई एक सेट है, ठीक है। फाई के इर्द गिर्द कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं है, लेकिन फाई एक सेट है और सेट के साथ बिलोंग्स टू वाला साइन नहीं लगता, इसलिए ये होता है आपका फॉल्स, ठीक है। और फाई के साथ सब प्रॉपर सबसेट है, येस इट इज़ ट्रू, प्रॉपर सबसेट है, ये ट्रू बात है, ठीक है। फाई के साथ सबसेट वाला साइन लगता है, ठीक है, बिकॉज फाई एक सबसेट है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखो फाई के साथ फिर से कर्ली ब्रैकेट लगाया गया है, ठीक है, जो कि ज़रूरत नहीं है बिकॉज फाई अपने आप में ही एक सेट है। तो सेट में और कर्ली ब्रैकेट देकर इसको सेट बनाने की ज़रूरत नहीं होता, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। समझ में आया? सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको करवा के दिखाता हूँ, मतलब उसका आंसर कैसा होगा वह मैं आपको बताकर दिखाता हूँ। सपोज एक सेट है P जिसमें एलिमेंट्स है सपोज 5, फिर ब्रैकेट के अंदर 5, फिर 1, फिर ब्रैकेट के अंदर 1,5, फिर 2, ठीक है। हाँ, गौर से देखो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको ध्यानपूर्वक देना है। अगर मैं कहूँ 5 बिलोंग्स टू ए, तो क्या ये सही, ए नहीं, 5 बिलोंग्स टू P, तो क्या ये ट्रू बात है? सही बात है, बिकॉज इस सेट के रेस्पेक्ट पे यहाँ पर 5 जो है एज एन एलिमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। सो आई कैन से दैट 5 बिलोंग्स टू P बिकॉज यहाँ पर 5 एक एलिमेंट की तरह एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर ये ट्रू हो जाएगा आपका। समझ आया? फिर रोमन 2 देखो, रोमन 2 में कहा गया है कर्ली ब्रैकेट में 5 दिया है बिलोंग्स टू P, तो क्या ये ट्रू है? ये भी ट्रू है। कैसे? बिकॉज यहाँ पर देखो कर्ली ब्रैकेट 5 जो है ये इसी सेट का एलिमेंट है और एलिमेंट के साथ बिलोंग्स टू साइन लगाया गया है, तो ये भी ट्रू है ना? मज़ेदार। हाँ, फिर रोमन 3 वाला क्वेश्चन देखो, रोमन 3 वाला क्वेश्चन ये है कि कर्ली ब्रैकेट 1 बिलोंग्स टू ए, क्या ये सही बात है? नहीं, जब हमने कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर दिया है तब ये सेट बन गया है। 1 क्या बन गया है? ये जो 1 है आपको दिख रहा है, इसको हमने सेट बनाने के लिए कर्ली ब्रैकेट यूज़ किया है और सेट के साथ बिलोंग्स टू वाला साइन नहीं लगता, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। ओके, फिर रोमन 4 क्वेश्चन है 2,5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर है इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ, अरे इसमें मैंने गलती से ए लिख दिया, P होगा बिकॉज हम ज़्यादातर ए सेट यूज़ करते हैं ना, इसलिए ऐसा ए मसल मेमोरी हो गया है ना। अच्छा, गौर से देखो 2 और पाई दोनों जो है वो प्रॉपर सबसेट है P का, क्या ये सही बात है? हाँ जी भाई, बिल्कुल सही है। देखो इस 2 को लिया गया है और इस पाई को लिया गया है, ठीक है, इनको लिया गया है, लेने के बाद इनको सेट बनाने के लिए कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग किया गया है, ठीक है, तो ये क्या बन गए? दिस इज़ नाउ ए सबसेट ऑफ P, ठीक है, तो ये ट्रू बात है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर रोमन 5 सेज 2 इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ A, जो कि गलत बात है बिकॉज 2 एक एलिमेंट है, ठीक है, बिकॉज इसके पास कोई कर्ली ब्रैकेट अभी नहीं है। कर्ली ब्रैकेट नहीं है मतलब ये हम इसको एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। अगर इसमें कर्ली ब्रैकेट होता तो ये हम ट्रू लिखते, लेकिन यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट नहीं है तो फॉल्स लिखना पड़ेगा। फिर देखो 2, कर्ली ब्रैकेट 1, फिर से कर्ली ब्रैकेट इज़ नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ A। देखो भाई फिर से A लिख दिया मैंने, P होगा, बार बार A लिख रहा हूँ पागलों की तरह।
मसल मेमोरी हो गया, सॉरी। तो देखो भाई, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा हटके है। यहाँ पर बोला गया है कि जो 2 है और ब्रैकेट के अंदर 1, तो ब्रैकेट तो देने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज ये जो 1 है इसके साथ यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। ओरिजिनली इनिशियली यहाँ पर इसके साथ कोई ब्रैकेट नहीं है, तो हमें इस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है इसको सेट की तरह रिप्रेजेंट करने के लिए। सिमिलरली 2 के पास भी कोई ब्रैकेट नहीं है इनिशियली, तो 2 और 1 फिर अगर हम सेट एक कर्ली ब्रैकेट से इस्तेमाल करते हैं तब वी कैन राइट दैट दिस इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ P, ठीक है। लेकिन 1 के साथ फिर से कर्ली ब्रैकेट यूज़ करने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। और इन्होंने बताया कि दिस इज़ नॉट इज़ प्रॉपर सबसेट, मतलब इट इज़ ट्रू, ठीक है। ये इन्होंने ट्रू ही बताया है, बिकॉज नॉट ए सबसेट बोला है, ठीक है, नॉट ए प्रॉपर सबसेट बोला है, तो ये तो ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर रोमन 7 की बात करते हैं। रोमन 7 है कर्ली ब्रैकेट 2, फिर कर्ली ब्रैकेट 1, फिर कर्ली ब्रैकेट 1, फिर कर्ली ब्रैकेट 1 इज़ नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ P। ये भी ट्रू है, ठीक है ना, ये भी ट्रू है, बिकॉज 2 और 1 को डबल टाइम्स कर्ली ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल टाइम देना पड़ेगा। डबल टाइम कब देते हैं, जब सपोज़ हमारे सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट हो जिसके पास पहले से ही एक कर्ली ब्रैकेट हो, उसको हमें एक और बार हमें कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ता है, नहीं तो वो एलिमेंट की तरह रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये तो भाई इनका तो भाई इनिशियली कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं था क्वेश्चन में, तो इनको हम एक बार अगर कर्ली ब्रैकेट देते हैं तभी से इनका काम हो जाता है, ठीक है, 2 बार देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी करेक्ट है, बिकॉज इन्होंने लिखा है कि नॉट ए प्रॉपर सबसेट, तो इट इज़ ऑल्सो ट्रू, ठीक है भाई। फिर रोमन 8 कहता है कि 5, फिर ब्रैकेट के अंदर 5, फिर 1,5 ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इनका फिर से एक और बार हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया, इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ P। क्या ये ट्रू है, देखते हैं ट्रू है कि नहीं। तो 5 को उठाया, ठीक है। ब्रैकेट के साथ 5 को उठाया, ब्रैकेट के साथ 5 को उठाया, ठीक है। इसको उठाया, ब्रैकेट के साथ 1,5 को उठाया, ब्रैकेट के साथ 1,5 को उठाया। अब ये सारे के सारे क्या है, एक एलिमेंट की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमें ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, अगर इनको हमें सेट बनाना है तो हमें फिर से एक और बार हमें कर्ली ब्रैकेट देना पड़ेगा। तो इन्होंने ऐसा किया, करने के बाद इन्होंने प्रॉपर सबसेट का साइन यूज़ किया, एकदम परफेक्टली इन्होंने इसको सॉल्व किया है। सही है, ये ट्रू है, ये इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। फिर आपका रोमन 9 बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। रोमन 9 बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो 5 कर्ली ब्रैकेट, फिर से एक और बार कर्ली ब्रैकेट, इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ P। क्या ये ट्रू है, ज़रूर ट्रू है। कैसे, बिकॉज यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक एलिमेंट है जिसके पास देखो 5, फिर ब्रैकेट, तो यहाँ पर ये एज एन एलिमेंट काम कर रहा है ना, इट इज़ नाउ एक्टिंग एज एन एलिमेंट। अब इस एलिमेंट को अगर हमें सेट बनाना है तो हम इसके बाहर फिर से एक और हमें कर्ली ब्रैकेट लगाना है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये दिखने के बाद ही हम ऐसे कह सकते हैं दिस इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ P। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, हम ऐसा कह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसको करवाया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आई होप आपने पहले भी देखा होगा कहीं पर, ठीक है, कि प्रूव दैट, शो दैट कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ 5 इक्वल्स टू 4। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि 5 है ना, 5 का पावर सेट, ठीक है, इसका कार्डिनल नंबर कितना है, बताओ। व्हाट इज़ द कार्डिनल नंबर ऑफ द पावर सेट ऑफ 5।
अभी थोड़ी देर पहले हमने इस क्वेश्चन को किया था, यहाँ पर देखो, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज द पावर सेट ऑफ 5 हैव, मतलब कार्डिनल नंबर कितना है पावर सेट ऑफ 5, तो हमने देखा था 1 है, ठीक है। अच्छा, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर दैट द कार्डिनल नंबर इज़ 1 ऑफ पावर सेट ऑफ दिस, ओके, इज़ 1, ठीक है। अब हमें इसका फिर से हमें पावर सेट निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ 5, इसका वैल्यू कितना होगा, सोच समझ कर उत्तर कीजिए, सोच समझ कर इसका उत्तर आपको देना है। कैसे, देखो, सबसे पहले इसको ऐसे समझते हैं कि एक सेट है ए जिसका वैल्यू 5 के बराबर है। तो जब मैं कहूँगा कि पावर सेट ऑफ ए, ठीक है, उसका कार्डिनल नंबर मतलब उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, तो ये हो जाएगा ओनली 1, ठीक है। अब मैं इसी को एक सेट मान लेता हूँ, ठीक है, ये जो 1 एलिमेंट है, ठीक है, इसी को मैं एक सेट मान लेता हूँ। सपोज़ पी ए, ठीक है, ये हमारा एक सेट है, सपोज़ एक्स एक सेट है, ठीक है, ये हमारा पी ए एक सेट है, ठीक है। हमने एक और सेट एक्स लिया, ठीक है, जिसका वैल्यू क्या है, जिसके अंदर एलिमेंट कौन है, एलिमेंट है यहाँ पर आपका पी ए, मतलब पावर सेट ऑफ ए मतलब 1, ठीक है। और पावर सेट ऑफ 1 में कितने एलिमेंट्स है, 1 है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। तो नाउ व्हाट इज़ द पावर सेट ऑफ एक्स, ठीक है, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, एलिमेंट्स कितने हैं, 1 है, सो 2 टू द पावर 1 मतलब 2। समझ में आया, फिर से समझाता हूँ, देखो, फिर से एक और बार रिकैप करता हूँ, देखो समझ में आएगा, मज़ा आएगा। देखो मेरी बातों को ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से, एकदम ध्यान पूर्वक से सुनो, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से। रेडी स्टडी गो। मैंने कहा लेट ए एक सेट है जिसका वैल्यू 5 के बराबर है। तो अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स द पावर सेट ऑफ ए हैव, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव, डज इट हैव, तो इसका आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ 1। कैसे, पावर सेट का मतलब होता है कि सेट ए के कितने सबसेट्स हैं उनका कलेक्शन। तो सबसेट तो भाई एक ही है, कौन है, 5 ही है, तो कितने सबसेट्स हुए, 1, ठीक है। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, ओनली 1, ठीक है। अब जो सेट हमने बनाया, मतलब पावर सेट जो हमने बनाया था ए का, उसको हमने एक और सेट में, इट इज़ एक्टिंग एज एन एलिमेंट नाउ, ये जो है अब एक एलिमेंट की तरह एक्ट कर रहा है। देखो कैसे, कैसे देखो, मैंने एक और सेट लिया बी, ठीक है, जिसका वैल्यू पावर सेट ऑफ ए के बराबर है, क्लियर बात है। और पावर सेट ऑफ ए जो है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 एलिमेंट है। तो बी जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ओनली 1 एलिमेंट है, ओनली 1 एलिमेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो इसके नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर, इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा बता सकते हो, व्हाट इज़ द कार्डिनल नंबर ऑफ द पावर सेट ऑफ बी, ठीक है। अगर मैं पावर सेट ऑफ बी लेता हूँ, ठीक है, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, तो हमने देखा था कि कार्डिनल नंबर, सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है सेट बी का वो एक ही है, ठीक है। तो हमें पता है एक फार्मूला, क्या फार्मूला, कि पावर सेट का कार्डिनल नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ सबसेट मतलब 2 टू द पावर n। ये बात याद रखो, किसी भी पावर सेट का कितने एलिमेंट्स हैं मतलब उसका कार्डिनल नंबर कितना है, उसका फार्मूला नंबर ऑफ सबसेट्स के बराबर का फार्मूला है, मतलब 2 टू द पावर n। समझ में आया। तो इस फार्मूला का यूज़ करके मैंने निकाला कि पावर सेट ऑफ बी के कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब कार्डिनल नंबर क्या है पावर सेट ऑफ बी का। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि भाई सेट बी के कितने एलिमेंट्स हैं, तो एक एलिमेंट है, सो 2 टू द पावर 1 बैठ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। समझ में आया। अब इसी पावर सेट ऑफ बी को, ठीक है, मैं एज एन एलिमेंट इसको मैं एक्ट करवाऊंगा एक और सेट में, मतलब मैंने एक और सेट लिया सी जिसका वैल्यू पावर सेट ऑफ बी के बराबर है। समझ में आ रहा है, पावर सेट ऑफ बी के बराबर है, ठीक है। अब हमें पता है कि पावर सेट ऑफ बी में कितने एलिमेंट्स हैं, बताओ बताओ,
पावर सेट ऑफ बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। सो आई कैन राइट कि यहाँ पर कुछ 5 होगा और यहाँ पर कुछ ऐसा वैल्यू होगा, 2 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक और सेट सी लिया जिसका वैल्यू पावर सेट ऑफ बी के बराबर है, ठीक है। और हमें पता है, अच्छा अब मैं अगर निकालूँ कि व्हाट इज़ द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी, तो मैं ऐसा निकाल सकता हूँ कि कार्डिनल नंबर कितना है, यू कैन से सेट बी का, पावर सेट ऑफ बी का, जो कि आपका 2 है, ठीक है। लेकिन एक बात है, बात समझो, मैं थोड़ा सा मतलब यू कैन से गलत बोल दिया मैंने घबरा कर, बिकॉज कभी कभी नर्वसनेस होता है कि क्या मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ अच्छे से। देखो, तो मैंने एक और सेट लिया सी जिसका वैल्यू मैंने पावर सेट ऑफ बी के बराबर दिया, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मैनी एलिमेंट्स विल बी देयर इन द पावर सेट ऑफ सी, अभी सी के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे ये बताओ मुझे, मतलब कितने हाँ एलिमेंट्स होंगे बताओ मुझे। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला वही है कि 2 टू द पावर n है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो सेट सी है, ये देखो सेट सी, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो हमने देखा था जो सेट सी है वो हमने पावर सेट ऑफ बी के बराबर लिया था, और पावर सेट ऑफ बी में कितने एलिमेंट्स थे? पावर सेट ऑफ बी में 2 एलिमेंट्स थे, मतलब सी में कितने एलिमेंट्स हो गए? 2 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। सी हैज़ हाउ मेनी एलिमेंट्स? 2 एलिमेंट्स, सो इट विल बी 2 टू द पावर 2, मतलब 4। समझ में आया? सो प्रूफ हुआ कि नहीं बताओ कि कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ 5 इक्वल्स टू 4। प्रूफ हुआ कि नहीं बताओ? हुआ कि नहीं बताओ? प्रूफ होना तो चाहिए। देखो, अब इसको मैं एकदम डिट्टो, इसको मैं एकदम स्टेप वाइज आपको मैं समझाता हूँ, फिर से समझाता हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक सेट ले लिया ए जिसका वैल्यू 5 के बराबर है, लेट मान लो उसको, ठीक है, ठीक है। सबसे पहली बात हमने ऐसा किया। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन सेट ए, तो तुम बोलोगे ओनली 1, सॉरी 0, सॉरी माई फॉल्ट 0 है, बिकॉज हमने जो सेट लिया है वो 5 है, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो सेट ए में भी कितने एलिमेंट्स होंगे? 0 एलिमेंट्स होंगे। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? फिर से समझाता हूँ। देखो, इसको भाई थोड़ा अच्छे से नहीं समझाऊंगा ना तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। फिर से रिकैप करता हूँ। देखो, फिर से रिकैप कर रहा हूँ, फिर से रिकैप कर रहा हूँ, फिर से रिकैप कर रहा हूँ। देखो, मान लेते हैं मैंने एक सेट ए लिया जो 5 के बराबर का है, ठीक है। 5 मतलब क्या? जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम कार्डिनल नंबर निकालने वाले हैं सेट ए का। सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना होगा, मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट्स होंगे। अब हम जब देखा कि भाई सेट ए जो 5 है, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब 0 होगा कार्डिनल नंबर, ठीक है। अब मैं निकालने वाला हूँ व्हाट इज़ द कार्डिनल नंबर ऑफ द पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट के कितने एलिमेंट्स होंगे, इसका मैंने फॉर्मूला आपको दे रखा है। क्या फॉर्मूला था बताओ? कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ एनी सेट, जैसे कि ए इक्वल्स टू 2 टू द पावर n, मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है। अच्छा, तो इसका फॉर्मूला होगा 2 टू द पावर n। अब हमें देखना ये है कि सेट ए के एलिमेंट्स कितने हैं। एलिमेंट्स तो भाई कोई भी नहीं है, 0 है, तो n का वैल्यू क्या आ गया? 0 आ जाएगा। 2 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, मतलब पावर सेट ऑफ ए के अंदर, ठीक है। समझ में आया कि पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं? नंबर ऑफ सबसेट्स के बराबर, जो कि है 1। तो पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हुए? 1 एलिमेंट हुए। अब इसी पावर सेट ऑफ ए को मैंने एक और सेट का एलिमेंट मान लिया। तो मैंने एक और सेट लिया, ठीक है, लेट बी अनदर सेट जिसका वैल्यू पावर सेट ऑफ ए के बराबर है, ठीक है। अच्छा,
तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द सेट बी। सेट बी में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे ये पहले मुझे बताओ। तो हमने देखा कि सेट बी जो है वो पावर एलिमेंट ऑफ ए के बराबर है, और पावर एलिमेंट ऑफ ए में कितने पावर एलिमेंट नहीं, पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स थे, एक एलिमेंट। इसका मतलब सेट बी में भी कितने एलिमेंट्स होंगे, एक ही एलिमेंट होगा भाई, इसमें कुछ पूछने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल गया है, तो हम ये निकाल सकते हैं व्हाट इज़ द कार्डिनल नंबर ऑफ द पावर सेट ऑफ बी। बी का पावर सेट हमने बनाया, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, फॉर्मूला सेम ही है, 2n। लेकिन n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो हमने देखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज़ 1, सो 2 मतलब 2 हो गया। ठीक है, तो हम अभी एक बार पावर सेट कर चुके हैं, दूसरी बार पावर सेट कर चुके हैं, अभी चौथी नहीं मतलब तीसरी बार पावर सेट करने वाले हैं। तो हमने क्या किया, हमने अभी पावर सेट ऑफ बी को एक और सेट का एलिमेंट मान लिया। नाउ लेट सेट मान लेते हैं, सेट एक सी है, ठीक है, जो पावर सेट ऑफ बी के बराबर है। समझ में आया। हमने एक और सेट लिया सी जो कि पावर सेट ऑफ बी के बराबर है। तो मुझे बताओ, हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर इन सेट सी, व्हाट इज़ द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी, बता सकते हो। तो हमने देखा कि भाई सेट सी जो है वो पावर सेट ऑफ बी के बराबर है, और पावर सेट ऑफ बी में कितने एलिमेंट्स थे, 2 एलिमेंट्स। इसका मतलब सेट सी में भी कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 ही एलिमेंट्स होंगे भाई। तो हमें पता लग गया, हमने पता लगा लिया है भाई कि हमने पता लगा लिया कि सेट सी में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 एलिमेंट्स होंगे। अब ये पता लगा लिया है, तो हम ये पता लगा सकते हैं हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर इफ़ वी डू द पावर सेट ऑफ सी। अगर हमने अभी सी सेट का पावर सेट निकाला तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज़ 2n विच इज़ इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 4। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि सेट सी में 2 एलिमेंट्स हैं, तो हमें सेट सी का पावर सेट बनाया। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, फॉर्मूला क्या है 2n, और एलिमेंट्स कितने हैं 2, तो बिठाया 2 तो 4 आ जाएगा। तो हमने पहली बार पावर सेट किया था 5 का, 5 कौन है, ए है, ए को हमने 5 लिया था, है ना, आई मीन सॉरी उल्टा बोल दिया, 5 को हमने ए लिया था। तो उसी 5 को हम क्या कर रहे थे, एक बार पावर सेट किया तो 1 आया आंसर, दूसरी बार किया, ठीक है, सो इसका 2 आंसर आया, और जब हमें तीसरी बार पावर सेट किया तो अल्टीमेटली कितना आंसर आ गया, 4 आ गया। सो हम इसको लिख सकते हैं कुछ ऐसे कि देयरफॉर वी कैन राइट कार्डिनल नंबर ऑफ द पावर सेट, कैसे लिखा था इसमें, हाँ, कार्डिनल नंबर ऑफ द पावर सेट ऑफ द पावर सेट ऑफ द पावर सेट ऑफ द सेट 5। सो इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट इक्वल्स टू व्हाट, कितना आया था, 4 आया, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो 3 बार हमने पावर सेट किया, और तीसरी बार जो पावर सेट बना उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब उसका कार्डिनल नंबर कितना है, वो आ गया हमारा 4। तो यही हो गया हमारा आंसर 4, ये हमने प्रूफ कर दिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, मैं समझा पाया हूँ, ठीक है। तो अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि समझ में नहीं आया, या फिर मेरा जो समझाने का टेक्निक है वो अच्छा नहीं लगा, मतलब ब्रेन में घुसा नहीं, तो कमेंट करो, और फिर मैं एक और बार इसका एक शॉर्ट वीडियो में लेकर आऊँगा अगर प्रॉब्लम है तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए intersection B and B intersection C are non-empty sets and A intersection B intersection C equals to 5। मतलब क्या, क्वेश्चन में हमें ये बोला कि तीनों सेट A और B जो है, A B C जो है, इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है, इनका इंटरसेक्शन 5 है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन A और B और C के बीच में कॉमन होना चाहिए, मतलब ए और बी में कुछ कॉमन होना चाहिए और बी और सी में कॉमन होना चाहिए, लेकिन ए बी सी आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है।
बिकॉज बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, मतलब इनमें खाली नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना जरूर चाहिए, मतलब एक एलिमेंट एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है ना भाई। इसको करने का टेक्निक ये है कि एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट सी है। तो ए और बी में कुछ कॉमन लेते हैं। सपोज़ मैंने लिया 1 और 2, ठीक है, और इसमें लिया मैंने 1 और 3, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर लिया 2 और 3, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ए और बी में अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूँ तो मुझे 1 मिलेगा, तो ये नॉन एम्प्टी सेट नहीं रहेगा। और अगर मैं बी और सी में इंटरसेक्शन करता हूँ, कॉमन ढूंढता हूँ, तो मुझे 3 मिलेगा, मतलब नॉन एम्प्टी सेट नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं ए बी और सी में कॉमन ढूंढने की कोशिश करूँगा तो मुझे कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, बिकॉज इसमें 1 2 है, इसमें 1 है, 1 3 है, इसमें 2 3 है, तो इसमें 3 नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसमें 2 नहीं है और इसमें 1 नहीं है, इसलिए इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन इसके साथ इसमें 1 कॉमन है और इसके साथ इसमें क्या है, 3 कॉमन है। तो मैं लिख देता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी में 1 है, मतलब नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब एम्प्टी खाली नहीं है, 5 नहीं है। और बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन क्या है, 3 है, ये भी नॉन एम्प्टी सेट नहीं है। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करूँगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, 5 मिलेगा। सो एक होमवर्क क्वेश्चन के तौर पे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे के जाता हूँ, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तब मैं इसको आपको सॉल्व करवा दूँगा, ठीक है। तो तब तक आपको वेट करना है, बिकॉज ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन वाले लेक्चर्स के लास्ट पार्ट है, ठीक है, लास्ट लेक्चर है ये आज का। तो सपोज़ 200 इंडिविजुअल्स हैं, इनमें से 120 लोगों को केमिकल C1 से प्रॉब्लम है, ठीक है, केमिकल C1 से प्रॉब्लम है। और 50 लोगों को केमिकल C2 से प्रॉब्लम है। और 30 लोग ऐसे हैं जिनको दोनों से ही प्रॉब्लम है, C1 से भी प्रॉब्लम है और C2 से भी प्रॉब्लम है, ठीक है। स्किन डिसऑर्डर कह सकते हो, ठीक है। मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं है, बस थोड़ा सा पार्ट मैंने क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है यूजिंग वेन डायग्राम। सॉल्व करोगे और भी आसान होगा, ठीक है। आपको मैं हिंट दे सकता हूँ कि याद रहे, ये जो 120 लोग हैं जिनको C1 से प्रॉब्लम है, ठीक है, ये ओनली C1 नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इनको C1 केमिकल से ही प्रॉब्लम है। ऐसा भी हो सकता है कि इनमें कुछ लोग हैं जिनको C2 केमिकल से भी प्रॉब्लम है, ठीक है, ये बात याद रखना। तो इसका होमवर्क मैं आपको देता हूँ। अच्छा रुको, क्वेश्चन तो मैंने लिखा ही नहीं, लॉल, क्वेश्चन तो मैंने लिखा ही नहीं। पहला क्वेश्चन, फाइंड करो कि कितने लोगों को, ठीक है, कितने लोगों को केमिकल C1 से या फिर केमिकल C2 से प्रॉब्लम है, कितने लोगों को और है, ठीक है। और कितने लोगों को C1 से प्रॉब्लम है लेकिन C2 से नहीं, और कितने लोगों को C2 से प्रॉब्लम है लेकिन C1 से नहीं, बट नॉट C1। तो इनके संख्या आपको निकालने हैं, फाइंड करना है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड इट ऑल, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु हैज़ स्किन डिसऑर्डर्स ड्यू टू केमिकल C1 और C2, या फिर C1 बट नॉट C2, और इक्वेशन C2 लेकिन C1 नहीं, ठीक है। इनके फॉर्मूलेज ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, फार्मूलाज का भरपूर इस्तेमाल करके इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।